मैं इंजीनियर डीपी यादव अमित परिवार यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। हम लोग इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी में पढ़ रहे हैं डीसी जनरेटर में आज हम लोग आगे चलेंगे, हानियाँ देखेंगे और उसके बाद इफ़िशियंसी भी देखेंगे, दक्षता भी देखेंगे। हानियाँ होती क्या हैं? किसी भी मशीन को चलाने के लिए हम लोग जितना इनपुट देते हैं, यदि वह मशीन उतना ही हमें आउटपुट दे तो हम कहेंगे इस मशीन में कोई लॉस नहीं है। लेकिन जितनी भी मशीनें हैं वो सारी मशीनें जो है जितना हम इनपुट देते हैं उतना वो हमें आउटपुट नहीं दे पाती हैं। इस तरह से जितना कम वो देती हैं वहीं हानि हो जाता है, वहीं लॉस हो जाता है, वहीं क्षति हो जाती है। तो आइए आज हम लोग डीसी जनरेटर की हानियाँ पढ़ते हैं। लॉसेस ऑफ डीसी जनरेटर। लॉसेस ऑफ डीसी जनरेटर या लॉसेस इन भी आप कह सकते हैं, इन डीसी जनरेटर, जैसा भी आपकी इच्छा हो ऐसे। हिंदी में कहेंगे दिष्ट धारा जनित्र में हानियां। हानियां किसे कहेंगे आपको पहले ही बता दिए, तो लिख लें। जनरेटर को जितना यांत्रिक शक्ति, यांत्रिक शक्ति को कहेंगे मैकेनिकल पावर। यांत्रिक शक्ति दी जाती है उतना ही उससे का मतलब जनरेटर से, उतना ही उससे वैद्युत शक्ति प्राप्त नहीं होती है। इस प्रकार जितनी कम शक्ति प्राप्त होती है उसे हानि करते हैं या लॉस करते हैं। कोई भी मशीन 100% जितना हम इनपुट दें उतना ही वो आउटपुट हमें दे दे तो हम कहेंगे कि इसकी दक्षता 100%। आपके जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बनाए गए हैं उसमें सबसे ज़्यादा दक्षता ट्रांसफार्मर की होती है, परिणामित्र की होती है और वह 98% तक हो सकती है। तो इस तरह से सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में ट्रांसफार्मर की दक्षता इसलिए भी अधिक है क्योंकि उसमें कोई भी घूमने वाला भाग यानी घूर्णीय भाग, बेयरिंग, धुर्रा इस टाइप से मैकेनिकल सिस्टम नहीं लगा हुआ है, सारे भाग उसके स्थिर हैं। इसलिए उसमें जितने भी लॉसेस हैं केवल इलेक्ट्रिकल लॉसेस हैं
और फिर हम लोग जितना देते हैं उसका 2%। यदि हमने 100% इनपुट दिया तो हमें आउटपुट के रूप में 98% तक वो दे सकता है, और 2% जो है एक अच्छे ट्रांसफार्मर में 2% ही लॉसेस जाते हैं। तो इस तरह से ट्रांसफार्मर की दक्षता सबसे अधिक होती है। बकिया इसके अलावा जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बने हुए हैं सबकी दक्षता जो है 75%, 85%, 90%, 80% ऐसे ही है, किसी की भी दक्षता 100% नहीं है। तो इस तरह से हर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में कुछ न कुछ जो है लॉसेस जाते हैं, कुछ न कुछ हानियां होती हैं। तो इस तरह से आपके डीसी जनरेटर में भी हानियां हैं। देख लें कैसे हैं। जैसे ये आपका डीजल इंजन है, मान लीजिए प्राथमिक चालक है डीजल इंजन। ये क्या हो गया, ये आपका डीजल इंजन ये क्या हो गया, ये प्राथमिक चालक हो गया, जिसे आप कहेंगे प्राइम मूवर, इंग्लिश में आप कहेंगे प्राइम मूवर। ये हो गया प्राथमिक चालक। अब ये जो है आपके जनरेटर के धुर्रे को चलाए। तो यहाँ हम लोग कपलिंग द्वारा जो है, ऐसे कपलिंग द्वारा हम लोग जनरेटर के धुर्रे को इससे जोड़ देते हैं। आप लोग खुद देखे होंगे शादी विवाह में ऐसे ही, या घरों में हम लोग जो प्रयोग करते हैं, ऐसे कपलिंग द्वारा हम लोग जो है अब जनरेटर के धुर्रे को जोड़ देंगे। जनरेटर का धुर्रा आप लोग देखे ही हैं, तो अब जनरेटर का मैं चित्र ही बना देता हूं। ऐसे आपके जनरेटर का ये ऐसे मैंने जो है इसका योग बना दिया। ये योग हो गया। ये आपका डीसी जनरेटर मैं लिख दे रहा हूं, डीसी जनरेटर। और डीसी जनरेटर में ये आपके चुंबक हो गए। छोटा छोटा मैं चित्र आपके समझने के लिए बना दे रहा हूं। ये धुर्रा हो गया, ये धुर्रा हो गया, और ये आपका आर्मेचर हो गया। अब ये वाला धुर्रा आपका ऐसे, सपोज कर लीजिए कि ऐसे आया हुआ है ये धुर्रा, इसमें ऐसे जुड़ जाता है। तो अब ये जो है डीजल इंजन जब आप चलाएंगे तो ये जो है कपलिंग द्वारा जुड़ा है, अतः ये जो है आर्मेचर आपका नाचने लगेगा। ये हो गया आर्मेचर। फिर इस पर जो कम्यूटेटर चढ़ा रहेगा, उस कम्यूटेटर के कार्बन ब्रश से आपकी धारा यहां टर्मिनल पर आ जाएगी, ऐसे यहां पहुंच जाएगी, जिसे हम लोग कहेंगे टर्मिनल। अब यहां से जो हम लोड में ले जाएंगे उसे लोड पर जोड़ेंगे, तो ये हमारा आउटपुट, यहां से अब आउटपुट चालू हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया आउटपुट। ध्यान दें, ये हमारा हो गया आउटपुट, और आउटपुट पर जो हमें शक्ति मिलेगी उसे हम कहेंगे आउटपुट पावर। आउटपुट पावर को हम लोग यहाँ पर जो वोल्टेज मिलेगा उसे V कहेंगे, और जो धारा मिलेगी उसे I कहेंगे, VI, या लोड की वोल्टेज, लोड का धारा। आर्मेचर में जो यहाँ पर उत्पन्न होता है वो आर्मेचर में प्रेरित विद्युत वाहक बल E उत्पन्न होगा। इसमें क्या उत्पन्न होगा आर्मेचर में? आर्मेचर में प्रेरित विद्युत वाहक बल E उत्पन्न होगा, और इससे धारा चलेगी IA, आर्मेचर धारा IA चलेगी। और यहां से हम लोग जो शक्ति देंगे वो BHP देंगे। क्या देंगे? BHP, ब्रेक हॉर्स पावर। और इसमें हम लोग गुणा करते हैं 735.5 से, तो ये हो जाएगा इनपुट पावर। ये कौन पावर हो जाएगा? इनपुट पावर। ध्यान से समझ ले बेटा,
इनपुट पावर हमारा हो जाएगा bhp। जैसे हम लोग कहते हैं कि ये हमारा डीजल इंजन 5 हार्स पावर का, 7.5 हार्स पावर का है, 10 हार्स पावर का है, तो वही है ब्रेक अश्वशक्ति या ब्रेक हार्स पावर। और 1 हार्स पावर में 735.5 मैट्रिक में होता है, ब्रिटिश में 746 ऐसे है। तो हम लोग 735.5 से गुणा करते हैं मैट्रिक में, तो ये बन जाएगा, किसमें आ जाएगा, ये वाट में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा, 1 हार्स पावर, क्योंकि हम लोग जानते हैं 1 HP बराबर होता है मैट्रिक में 735.5 वाट। क्लियर है। ब्रिटिश में 746 होता है, तो हम लोगों को ब्रिटिश ना लेकर, अगर ब्रिटिश में लेंगे तो यहाँ 746 हो लिखेंगे, मैट्रिक लेंगे तो 735.5। तो इस तरह से bhp। अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखें, हमने यहां से इसमें इनपुट कर रहे हैं, यही है इनपुट, और ये मिल रहा है हमें आउटपुट। टर्मिनल से हम अपने घरों में कनेक्शन ले जाएंगे और वहीं से लोड डालेंगे, और लोड हमारा पंखा, AC, कूलर, कुछ भी हो सकता है, XYZ। तो अब देखिए क्या होगा कि हमने डाला, यहाँ से अगर आप 100% डालते हैं या 100 वाट डालते हैं, तो यहाँ पर आउटपुट जो है आपको 100 वाट यदि मिल गया, तो आप कहेंगे कि हमारे जनरेटर की या हमारे मशीन की दक्षता 100% है। जितना हमने इनपुट दिया या निवेशित किया, उतने हमें आउटपुट मिल गया। लेकिन ऐसा कोई मशीन नहीं है, ट्रांसफार्मर की ही बताया सबसे अधिक है, और वो भी जो है 98% बहुत अच्छे ट्रांसफार्मर की, और नहीं तो जो है 90, 92, 95% ऐसे ही दक्षता होती है। तो ऐसे ही आपके इस जनरेटर की भी कुछ न कुछ लॉसेस जाएगा, जिसके कारण जितना हम इनपुट देंगे उतना हमें आउटपुट पावर नहीं मिल पाती है। तो यहाँ से अगर हम 100 वाट की शक्ति इसमें निवेशित करते हैं, तो हमें यहाँ पर जाकर 90-85 वाट ही मिलेगा, और 10-15 वाट जो हमारा शक्ति में कमी आ जाएगी, उसी को हम लॉस कहेंगे। तो इस तरह से जनरेटर को जितना यांत्रिक शक्ति, यही है आपकी यांत्रिक शक्ति। इनपुट पावर क्या है, यही है मैकेनिकल पावर, यही है मैकेनिकल पावर, यही है मैकेनिकल पावर या यांत्रिक शक्ति, यही है। हम लोग इसमें डीजल इंजन के माध्यम से हम लोग यांत्रिक ऊर्जा इसमें निवेशित करते हैं, अथवा टरबाइन से निवेशित करते हैं, और फलस्वरूप ये जब आर्मेचर नाचता है तो चुंबक से निकलने वाले चुंबकीय फ्लक्सों को काटने लगता है, जिससे उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल E उत्पन्न हो जाता है। E बराबर आपने लिखा है 5ZNP अपॉन 60A। इतना वोल्ट का EMF यह बनने लगता है, और इस तार के ही मुक्त इलेक्ट्रॉन जब वोल्टेज बनेगा, जिसको हम लोग विद्युत वाहक बल कहते हैं, EMF कहते हैं, वही EMF जब बनने लगेगा, तो तार के मुक्त इलेक्ट्रॉनों को आप लोगों को बताया गया है कि हर तार की संरचना जो है छोटे छोटे परमाणुओं, छोटे छोटे कणों, जिनको हम लोग परमाणु कहते हैं, उनसे मिलकर बनी है, और हर परमाणु की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। नाभि में जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, जबकि कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, और जो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभि से दूर होते हैं, इसलिए नाभि का नियंत्रण उन पर कम होता है। इसलिए कूलाम बल हम लोग जो पढ़े हैं 1/4πε0 Q1 Q2/r², उसका मान घटने लगता है, जिससे बल देखिए ना, बटे में r², तो r² यानी अगर 3 गुना दूरी बढ़ गई तो 3 का वर्ग, 3 तिरिके 9, बटे में 9 गुना बल कम हो जाएगा। इस तरह से हो जाता है। तो इस तरह से नाभि का नियंत्रण बल कम हो जाता है, जिससे बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन अपने को फ्री महसूस करते हैं, वो अपनी कक्षा छोड़कर तार के अंदर ही रैंडम गति करते हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं। लेकिन जब यही विद्युत वाहक बल E वोल्ट का लग जाता है, तब वो जो है ऋण विभव से
धन विभव की ओर अथवा निम्न विभव से उच्च विभव की ओर इलेक्ट्रॉन उसी तार में दौड़ने लगते हैं और आवेश प्रवाह की दर को फिर धारा कहते हैं। इस तरह से इलेक्ट्रॉन जब प्रवाहित होने लगते हैं तो हमें धारा मिलने लगती है। तो हमारा जो है मैकेनिकल पावर यहाँ से इनपुट करेंगे बेटा, और वो bhp के बराबर होगा। जितने हार्स पावर का हमारा इंजन होगा उसे वाट में, bhp को वाट में बदलने के लिए हम लोग 735, तो इतना हम निवेशित करेंगे। इतना आर्मेचर में डेवलप होगा। आर्मेचर में पावर जो डेवलप होगा PA, आर्मेचर पावर बराबर E गुणे IA वाट होता है, आप जानते हैं। तो आर्मेचर में इतना पावर P बराबर VI से इतना आपका आर्मेचर में पावर डेवलप होगा, और आउटपुट आपको पावर P आउट जो मिलेगी वो V गुणे I वाट मिलेगी, या इसी को आप VL गुणे IL, ये तो VL गुणे IL वाट जो है वो इसके बराबर नहीं हो पाएगा। इससे जितना ये कम होगा उतना हमारा लॉस हो जाएगा। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? तो उसी जितना हमें कम शक्ति प्राप्त होती है उसे हम हानि अथवा लॉस कहते हैं। आगे चलिए देखते हैं। तो ये लॉस लिख लें, ये 3 प्रकार का हानि। अगली पॉइंट लिख लें, हानियां 3 प्रकार की हैं बेटा। कितने प्रकार की हैं हानियां? लिख लें, हानियां 3 प्रकार की। तीन प्रकार की हैं। पहला है आपका कॉपर लॉस या ताम्र हानि। ताम्र हानि जिसे कहेंगे कॉपर लॉस। दूसरा है आपका आयरन लॉस, लौह हानि। और तीसरा है आपका मैकेनिकल लॉस या यांत्रिक हानि। जिसे कहेंगे मैकेनिकल। अब हम लोग एक एक करके ताम्र हानि देखते हैं, फिर लौह हानि देखते हैं, फिर यांत्रिक हानि देखते हैं। तो आइए अब हम लोग हेडिंग डालते हैं ताम्र हानि। ये वाली हेडिंग डाल लें, ताम्र हानि। जिसे हम लोग इलेक्ट्रिकल लॉस भी कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? ताम्र हानि को वैद्युत हानि भी कहेंगे। इलेक्ट्रिकल लॉस। इस आर्मेचर में जब धारा का प्रवाह होने लगता है तो आर्मेचर कॉपर के तार का बना हुआ है, इसलिए उसके प्रतिरोध के कारण जितनी ऊष्मा ऊर्जा हमारी बनकर उड़ जाती है उतना हमारा लॉस हो जाता है। और इसका मान हम लोग ज्ञात करते हैं IA का वर्ग गुणे RA। आर्मेचर का रेजिस्टेंस जो है RA होगा, ओम होगा। तो इस तरह से हमारे आर्मेचर तांबे का बना होता है। तांबे का ये तार, चाहे जिसका तार प्रयोग करेंगे, चाहे एल्युमिनियम का तार का प्रयोग करेंगे, लेकिन कहेंगे कॉपर लॉस ही। तो इस तरह से आप ताम्र हानि लिख लें। ताम्र हानि 2 प्रकार से है। पहला आप लिख लें, 2 प्रकार की है। पहला है आर्मेचर, लिख लें आर्मेचर वाइंडिंग के कारण
जितना वैद्युत ऊर्जा का क्षय होता है उसे आर्मेचर ताम्र हानि कहते हैं। उसे आर्मेचर ताम्र हानि कहते हैं। अतः आर्मेचर ताम्र हानि आर्मेचर ताम्र हानि बराबर IA का वर्ग गुणे RA वाट। इसे नोट करें, आर्मेचर ताम्र हानि बराबर हो गया, ये ऊष्मा का सूत्र है। तो आर्मेचर में जब धारा प्रवाहित होने लगेगी आइए, तो आर्मेचर का रेजिस्टेंस RA प्रतिरोध जो है वो ऊष्मा बनाने लगेगा। तो ये ऊष्मा का सूत्र है। इस तरह से आर्मेचर वाइंडिंग हीट होगी और हमारा कुछ न कुछ हिस्सा जो है वो वैद्युत ऊर्जा का ऐसे ऊष्मा बनकर हवा में उड़ता रहेगा, विलीन होता रहेगा। इस तरह से इसे रोका नहीं जा सकता है। तो ये लॉस होता ही रहेगा और ये लॉस करीब जो है जाता है हमारा 30 से 40%। कुल हानियों का 30 से 40% आर्मेचर ताम्र हानि होती है। अगली पॉइंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी लिख लें कि आर्मेचर ताम्र हानि या यह हानि कुल हानि का 30% से 40% तक होती है। क्लियर है? यह आर्मेचर ताम्र हानि, यह ऊष्मा का सूत्र है। जितना, अब ऐसे भी आप कह सकते हैं, मैंने तो ऐसे लिख दिया कि ताम्र हानि क्या है, कॉपर लॉस क्या है, तो आप कहेंगे आर्मेचर वाइंडिंग के कारण जितना वैद्युत ऊर्जा का क्षय होता है। कोई लड़का ऐसे भी परिभाषित कर सकता है कि आर्मेचर वाइंडिंग जितनी वैद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा बनाकर उड़ाती रहती है वही आर्मेचर ताम्र हानि कहलाता है। और उसका फार्मूला बेटा ये है कि आर्मेचर ताम्र हानि बराबर होता है आर्मेचर में बहने वाली धारा IA का वर्ग गुणे आर्मेचर का प्रतिरोध S RA वाट। सीधे वाट में आंसर आएगा। और ये जो हानि है, कुल जितना भी आपके जनरेटर की हानि है, 5 किलोवाट या 5 वाट, 10 वाट, 15 वाट, उसका जो है 30 से 40% केवल आर्मेचर ताम्र हानि, यानी मैक्सिमम सबसे ज्यादा आर्मेचर ताम्र हानि है जनरेटर। अब हम लोग ऐसे आर्मेचर, जैसे हमारा ताम्र हानि हुआ, ऐसे अब हम लोग जो है फील्ड पर भी इन चुंबकों को भी एक्साइट करने के लिए इस पर भी वाइंडिंग, हम लोग फील्ड वाइंडिंग चढ़ाते हैं। ये हो गया आपका फील्ड वाइंडिंग, ये हो गया फील्ड वाइंडिंग। तो इस फील्ड वाइंडिंग में भी हमारी धारा जाती है, DC धारा जाएगी और उन चुंबकों को एक्साइट करती रहती है। तो इस तरह से इस फील्ड वाइंडिंग भी जितना अपने प्रतिरोध के कारण वैद्युत ऊर्जा का क्षय करेगी, उसे हम लोग जो है फील्ड लॉस कहेंगे या फील्ड वाइंडिंग लॉस कहेंगे। तो एक तो आर्मेचर में हानि होगी और इसका मान ये भी है, देखिए ना, जनरेटर पर आप लोड बढ़ा देंगे तो धारा का मान बढ़ जाएगा, तो आपका कॉपर लॉस बढ़ जाएगा।
क्योंकि जितनी भी धारा जाती है वो आर्मेचर ही देता है, तो लोड बढ़ाने पर धारा बढ़ती है, लोड घटाने पर आप लोगों को बराबर समझाते हैं कि लोड बढ़ाने पर, जैसे अभी हीटर आप लगा देंगे तो हीटर का लोड जो है 1000 वाट है, 2000 वाट है, तो लोड आपने बढ़ा दिया तो वो धारा भी ज़्यादा लेता है, इसलिए हम लोग मोटा तार उसमें लगाते हैं। प्रेस लगाते हैं वो ज़्यादा लोड का है, इसलिए ज़्यादा वाट का है यानी ज़्यादा लोड है, तो वो भी जो है केबल उसमें लगाते हैं। तो इस तरह से जितने वाटेज अर्थात जितने लोड हम बढ़ाते जाते हैं उतने धारा बढ़ती जाती है, और वो सारी धारा आपके आर्मेचर से होकर जाएगी। तो आर्मेचर धारा का मान जब बढ़ेगा तो ये आर्मेचर ताम्रहानि भी बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। अतः इसे हम लोग जो है चर हानि भी कहते हैं। ताम्र हानि को यानी वैद्युत हानि को हम लोग कौन सी हानि कहते हैं? चर हानि। चर हानि का मतलब वेरिएबल लॉस। इसका मान जो है लोड के अनुसार घटेगा और बढ़ेगा। लोड बढ़ा देंगे तो ताम्र हानि का मान बढ़ जाएगा, लोड घटा देंगे तो ताम्र हानि का मान, आर्मेचर ताम्र हानि का मान घट जाएगा। इस तरह से इसे चर हानि अथवा वेरिएबल लॉस कहते हैं। क्लियर हो गया आपको कॉन्सेप्ट? और फिर आप कहने चाहें तो इसको और अलग से भी आप कह सकते हैं कि ये ताम्र हानि दो प्रकार की है। पहला आर्मेचर ताम्र हानि है और दूसरा का जो है फील्ड ताम्र हानि है। तो दूसरा का इसका पहला हो गया। अब हम लोग इसी में ताम्र हानि में दूसरा लिख लेते हैं। आर्मेचर ताम्र हानि हो गई। अब हम लोग लिख लेते हैं फील्ड ताम्र हानि। आपका सेकंड हो गया फील्ड ताम्र हानि। हिंदी में कहेंगे क्षेत्र ताम्र हानि। हिंदी में क्या कहेंगे? क्षेत्र ताम्र हानि। तो लिख लें फील्ड वाइंडिंग के कारण, फील्ड वाइंडिंग के कारण जितनी वैद्युत शक्ति का क्षय होता है उसे फील्ड लॉस कहते हैं। हमारी दो प्रकार के जो क्षेत्र है, फील्ड है, ये दो प्रकार की वाइंडिंग हम लोग करते हैं। उसके आधार पर जनरेटर दो प्रकार का हो जाता है, एक सीरीज और एक शंट। तो अगर तो ये दो प्रकार का है। पहला लिख लें शंट फील्ड लॉस। शंट फील्ड लॉस हो जाएगा ISH से उसे डिनोट करते हैं बेटा। तो ISH का वर्ग गुणे RSH वाट हो जाएगा। क्लियर हो गया? ये पहला हो गया आपका इतना शंट फील्ड लॉस। ये हो गया हमारा जब चुंबकों वाली वाइंडिंग आर्मेचर के समांतर क्रम में जुड़ी हो तो उसे हम लोग जो है शंट जनरेटर कहते हैं, और उस वाइंडिंग को शंट फील्ड वाइंडिंग कहेंगे। इस तरह से शंट फील्ड वाइंडिंग के कारण जितनी वैद्युत ऊर्जा या वैद्युत शक्ति का
ह्रास होगा, ऊष्मा बनाकर ये भी वैद्युत। इस तरह से जितनी भी हमारी वैद्युत ऊर्जा का ऊष्मा के रूप में परिवर्तन होता रहता है, उतना ये फील्ड वाइंडिंग लॉस करती रहेगी, तो उसे हम लोग कहेंगे क्षेत्र ताम्र हानि या फील्ड ताम्र हानि, अंग्रेजी में कहेंगे क्षेत्र ताम्र हानि। और ये दोनों में होगा, सीरीज और शंट दोनों में होगा। तो शंट फील्ड वाइंडिंग का जो लॉस है उसमें बहने वाली धारा को हम लोग ISH कहते हैं, उसके प्रतिरोध को RSH कहते हैं। ऊष्मा का सूत्र है I²R, तो इस फार्मूले से हो गया ISH का वर्ग गुणे RSH वाट। इतना ये लॉस करेगी और इसका मान स्थिर होता है, क्योंकि इसका प्रतिरोध हम लोग बदलते नहीं हैं, ये समांतर क्रम में जुड़ी है। आप लोगों को पढ़ाया गया है शंट जनरेटर। तो शंट जनरेटर में यदि शंट फील्ड वाइंडिंग आपका शंट जनरेटर रहेगा तो उसमें शंट फील्ड लॉस होगा, और अगर सीरीज जनरेटर है तो उसमें सीरीज फील्ड लॉस उसको बोलेंगे। तो हम लोग यहाँ पर शंट फील्ड का लॉस देख रहे हैं। तो चूँकि शंट फील्ड वाइंडिंग पतले तारों की अधिक टर्नों की बनाई जाती है और आर्मेचर के समांतर क्रम में होती है, इसलिए इसका प्रतिरोध बदलता नहीं है, तो इसमें एक फिक्स ही धारा जाती है। अतः जब ISH का मान नहीं बदलता है, चूँकि इसमें फिक्स ही धारा जाती है, तो इसका प्रतिरोध फिक्स ही है। तो इस तरह से ये हानि स्थिर हानि है। ये भी कौन सी है? कांस्टेंट है, अथवा ये हानि जो है स्थिर में आती है। ये जो है स्थिर लॉस है, ये स्थिर हानि में आती है, ये बदलती नहीं है। तो हमारा शंट फील्ड लॉस जो है वो ये है फार्मूला, और ये स्थिर हानि है, इंग्लिश में कहेंगे कांस्टेंट लॉस है। और ये भी हानि जो है वो 20 से 30% होती है। काफ़ी ये भी है, ज़्यादा है। अगली पॉइंट लिख लें, यह हानि कुल हानि का 20% से 30% तक होती है। क्लियर हो गया? तो हमारी ताम्र हानि भी बेसिकली दो हो गई। फर्स्ट आर्मेचर ताम्र हानि, सेकेंड हो गई फील्ड ताम्र हानि। और फिर फील्ड ताम्र हानि भी दो प्रकार की हो गई, एक शंट फील्ड और एक सीरीज फील्ड लॉस। तो शंट फील्ड का लॉस जो है कुल हानियों का 20 से 30% होता है, और ये स्थिर होता है लगभग, इसलिए इसे स्थिर हानि या कांस्टेंट में इसकी गिनती करते हैं। अब दूसर का इसी में हम लोग चलते हैं, उसे हम लोग कहेंगे शंट ताम्र हानि या श्रेणी ताम्र हानि। अब इसका दूसरा भाग हो गया श्रेणी क्षेत्र ताम्र हानि। तो ऐसे ही अब आप कह लेंगे कि सीरीज फील्ड वाइंडिंग के कारण जितनी हमारी वैद्युत ऊर्जा ऊष्मा के रूप में बदलकर वातावरण में विलीन होती रहती है, उतना हमारा जो है सीरीज फील्ड वाइंडिंग लॉस कहलाता है। तो उसका मान हम लोग श्रेणी क्षेत्र ताम्र हानि को हम लोग ज्ञात करेंगे। उसमें बहने वाली धारा ISH है, तो ISH का वर्ग गुणे ओ SE कहेंगे, सीरीज के लिए SE गुणे RSE वाट आ जाए। तो ये हो गया श्रेणी क्षेत्र ताम्र हानि का ये फार्मूला हो गया इतने वाट। SE फॉर सीरीज, RSE, और ये आर्मेचर के
श्रेणी क्रम में जुड़ी होती है। तो जो सीरीज में क्या है कि धारा सब में एक ही बहती है, तो इस तरह से आप लोड बढ़ाएंगे तो आर्मेचर में धारा बढ़ जाएगी और वो धारा इसी से होकर जाएगी, सीरीज फील्ड वाइंडिंग से होकर जाएगी, तो ISE का भी मान बढ़ जाएगा। अतः ये जो है वेरिएबल लॉस में आता है, यानी ये श्रेणी क्षेत्र ताम्र हानि में ये वाला जो है ये कैसी हानि है, इसका फार्मूला ये है और ये चर हानि है। लोड बढ़ने पर इसका भी मान बढ़ेगा और लोड घटने पर इसका भी मान घटेगा। तो इस तरह से हमारी श्रेणी क्षेत्र ताम्र हानि, जैसे आर्मेचर ताम्र हानि घटती है बढ़ती है लोड के अनुसार, वैसे ये भी लोड के अनुसार घटेगी और बढ़ेगी। ऐसे हो गया। अब हम लोग, तो हमारा ताम्र हानि पूरा ख़त्म हो गया। अब हम लोग आते हैं लौह हानि पर। किस पर आते हैं? आयरन लॉस पर आते हैं। तो हमारा चलते हैं आयरन लॉस, देखते हैं। इसको मिटा देते हैं, आयरन लॉस, मैकेनिकल लॉस अभी हम लोग देख लेंगे। अब हम लोगों का आता है लौह हानि यानी आयरन लॉस। आयरन लॉस, ये जो आर्मेचर का क्रोड है, हम लोग पढ़े हैं कि आर्मेचर का क्रोड सिलिकॉन इस्पात की पतली पतली पत्तियों को आपस में चिपका कर बनाया जाता है और उसमें 4% सिलिकॉन मिलाया जाता है। 4% सिलिकॉन इसीलिए मिलाया जाता है क्योंकि वो हिस्टेरेसिस हानियों को थोड़ा नियंत्रित करता है। और परतदार क्यों बनाया जाता है? वो भंवर धारा हानियों को नियंत्रित करता है। तो इस तरह से चूँकि आर्मेचर लौह इस्पात का बना होता है, इस्पात आप लोग जानते ही हैं कि जब लोहे में कार्बन मिलाया जाता है वो लोहा है, लेकिन लोहे में जब हम लोग कार्बन मिलाते हैं 0.25% से लेकर 1.5% तक अपने आवश्यकता अनुसार, तो वो अब लोहा जो है हमारा इस्पात कहलाता है। और फिर उस इस्पात में आवश्यक और स्पेशल गुण उत्पन्न करने के लिए हम लोग जो है उसमें क्रोमियम मिलाते हैं, वेनेडियम मिलाते हैं, टंगस्टन मिलाते हैं, निकल मिलाते हैं। तो उसे हम लोग जो है निकल इस्पात, क्रोमियम इस्पात, टंगस्टन इस्पात जो मिलाते हैं उसके आधार पर उसका हम लोग नामकरण करते हैं। तो ऐसे ही जब उसी इस्पात में हम लोग 4% सिलिकॉन मिला देते हैं तो उसे हम लोग सिलिकॉन स्टील बोलते हैं। और उसकी पतली पतली पत्तियों का, जिसकी मोटाई 0.3 mm से 0.5 mm तक होती है, ऐसी पत्तियों को आपस में चिपका कर बीच में वार्निश जो वैद्युत का कुचालक है उसको लगाकर हम लोग चिपका देते हैं। तो सब एक बेलनाकार भाग हमारा तैयार हो जाता है। सारी पत्तियां एक दूसरे से चिपकी हैं लेकिन वैद्युत रूप से एक दूसरे से अलग हैं क्योंकि बीच में इंसुलेशन के रूप में वार्निश लगा हुआ है। अतः एक पत्ती का सप्लाई या करंट या इलेक्ट्रॉन दूसरे पत्ती में सर्कुलेट नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। और ऐसा होने से एक पत्ती का इलेक्ट्रॉन दूसरे पत्ती में नहीं जा पाता है। इस तरह से भंवर धारा, भंवर माने एक गोलाई में सर्किट, जैसे पानी में भंवर पड़ती है, वो वाली सप्लाई हमारी रुकती है। तो इसलिए हम उसे लैमिनेट करके या परतदार बनाते हैं। तो इस तरह से आयरन लॉस, चूँकि हमारा आर्मेचर, ये आर्मेचर का जो कोर है या क्रोड है वो इस तरह से सिलिकॉन इस्पात की पत्तियों का बना है, जिसमें कि 98%, 99% तक जो है सब लोहा ही है। तो इसलिए उस लौह क्रोड के कारण जितना नुकसान होता है उसे हम लोग जो है आयरन लॉस कहते हैं। तो लिख लें, यहाँ पर लिख लेंगे लौह क्रोड। लौह क्रोड को कोर भी कहेंगे अंग्रेजी में। लौह क्रोड के कारण जितने वैद्युत शक्ति का, जितनी वैद्युत शक्ति का क्षय होता है
उसे आयरन लॉस कहते हैं, लौह हानि कहते हैं या आयरन लॉस कहते हैं। और यह स्थिर हानि है। आयरन लॉस कैसी हानि है? स्थिर हानि है। इसका मान लोड से बदलता नहीं है, तो ये स्थिर हानि है। फिर ये दो प्रकार का होता है, यह दो प्रकार का है। आयरन लॉस दो प्रकार का है। अगली पॉइंट, यह दो प्रकार का है। पहला है आपका भंवर धारा हानि, भंवर धारा हानि, और दूसरा है शैथिल्य हानि, शैथिल्य हानि। भंवर धारा को ईडी करंट कहेंगे, ईडी करंट लॉस, ईडी करंट लॉस, इसको हिस्टैरिसीस लॉस कहते हैं, हिस्टैरिसीस लॉस। तो आयरन क्रोड के कारण जितनी हमारी शक्ति का क्षय होगा, अब ये कैसे होगा? तो एक दो प्रकार का हम लोगों ने लिखा, भंवर धारा हानि और शैथिल्य हानि। तो हम लोग भंवर धारा हानि अब मिटाते हैं, बिना मिटाए काम नहीं चलेगा। तो अब हम लोग लिखते हैं भंवर धारा हानि, भंवर धारा हानि यहाँ देखिए, आर्मेचर कॉइल में एसी उत्पन्न होती है, उसे कम्यूटेटर डीसी में बदलता है। एसी कैसे चलती है बेटा? तो एसी आपकी, एसी जो आपकी चलती है वो एसी सप्लाई आपकी ऐसे चलती है, ये ऐसे चलती है, हाफ पॉजिटिव हाफ नेगेटिव, ये ऐसे चलती है, ऐसे चलती है। यहाँ मान शून्य है, यहाँ पर भी मान शून्य है, और यहाँ भी शून्य, शून्य से चलेगी, यहाँ पर मैक्सिमम हो जाता है, मान मैक्सिमम हो जाता है। जैसे धारा आई चली तो यहाँ पर आई मैक्स हो गई, और यहाँ पर आई एवरेज हो जाएगी, आई औसत हो जाएगी, और यहाँ पर आई का मान शून्य हो जाएगा। ऐसे फिर यहाँ पर आई मैक्स होती है, अधिकतम होगी, और यहाँ पर जाके आई का मान फिर शून्य हो जाएगा। तो इस तरह से एसी जो हमारी वेव फॉर्म में चलती है, वेव मीन्स तरंग, तरंग रूप में चलती है। जैसे आप पानी में पत्थर फेंक दें तो पानी हमारा या रस्सी जो है ऐसे 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 करने लगती है, तो उसी फॉर्म में ये भी ऐसे ऐसे करके चलती है। तो इसी को हम लोग कहते हैं साइन वेव फॉर्म, या ऐसे जब कर्व एकदम बढ़िया बने तो उसे हम लोग साइन वेव कहेंगे। तो इस समय ये देखिए ना, धारा मैक्सिमम बहेगी, तो हम लोग पढ़े हैं कि और यहाँ पर धारा का मान औसत होगा, यहाँ पर धारा का मान शून्य होगा। आप देखें ध्यान से, यहाँ मान लीजिए 1 एम्पियर, यहाँ 2 एम्पियर, यहाँ 3 एम्पियर, यहाँ 4 एम्पियर, और यहाँ हो गया 5 एम्पियर। फिर 5 से घटेगा तो यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 1, और यहाँ हो जाएगा 0। तो इस तरह से ये अपना धारा जो है 0 से मैक्सिमम तक, फिर मैक्सिमम से 0 तक ऐसे बदलती रहती है। एसी की ये क्वालिटी है, और हम लोग जानते हैं फाई समान अनुपाते आई, फाई समान अनुपाते आई। जहाँ जितने प्रबल धारा बहेगी उतने प्रबल चुंबक बनेगा, उतने प्रबल जो है उसमें से फ्लक्स निकलेंगे। इस तरह से चूँकि आई चेंज हो रही है, ये डी आई हो रही है, डिफरेंस इनटू आई हो रहा है, इसलिए फ्लक्स भी जो है डी फाई होने लगता है। तो इस तरह से एसी में ही ये गुण है। अगर हम लोग डीसी डालते हैं
तो डीसी 5 एम्पियर की बह रही है तो वो 5 एम्पियर की बहेगी, इसलिए उसमें डी आई नहीं होगा। तो समानुपाते डी फाई यानी परिवर्ती फ्लक्स, डिफरेंस इनटू फ्लक्स। फ्लक्स में परिवर्तन को हम लोग हिंदी में कहेंगे फ्लक्स परिवर्तन, और इंग्लिश में उसको हमने लिख दिया डी फाई। यानी डीसी में डी फाई नहीं होगा तो प्रेरण की घटना डीसी में इसीलिए नहीं होती है, और एसी में इस तरह से हमारा धारा ही स्वतः एसी अपना मान कम ज़्यादा करती रहती है, बिना कोई प्रतिरोध लगाए ही कम ज़्यादा ही अपना मान हर चक्र में ऐसे ही चलती रहती है। इस तरह से जब धारा का मान लगातार बदलता रहता है तो उससे निकलने वाला फ्लक्स भी, क्योंकि कहीं भी धारा बहेगी तो वो चुंबकीय हो जाता है। तो चूँकि ये वाइंडिंग जो आर्मेचर वाइंडिंग है वह लव अक्रोड पर आर्मेचर के स्लॉटों में ही पिरोई गई है, तो जब आर्मेचर के तारों में परिवर्तन होगा तो उससे परिवर्ती फ्लक्स निकलते हैं, डी फाई निकलने लगते हैं, और वो परिवर्ती फ्लक्स लव आर्मेचर के लव अक्रोड से कटते हैं। तो आपको मालूम है कि जब भी कोई फ्लक्स किसी भी कॉइल से, किसी भी तार से, चाहे वो तांबे का हो, चाहे लोहे का हो, चाहे एल्युमिनियम का हो, चाहे वो लकड़ी का ही क्यों न हो तार, अगर उससे परिवर्ती फ्लक्स कटेंगे तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। और जब प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा तो लकड़ी में धारा नहीं बह पाएगी, क्योंकि लकड़ी बहुत ज़्यादा कुचालक है, लेकिन प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर एन डी फाई या डी फाई बटे डी टी, समय चल ही रहा है, डी फाई बटे डी टी इतना वोल्ट बनने लगेगा, लेकिन वो वोल्टेज लकड़ी के तार में धारा नहीं प्रवाहित करा पाएगा, लेकिन एल्युमिनियम और कॉपर के तार में वो धारा प्रवाहित करा देगा। इस तरह से हम लोग चालक धातुओं को ही चुंबकीय क्षेत्र में यही परिवर्ती फ्लक्स कटाने के लिए हम लोग नचाते हैं। अब यहाँ पर आपको नचाना भी नहीं है, अगर एसी धारा आप देते हैं तो एसी अपना परिवर्ती फ्लक्स ऑलरेडी उत्पन्न करती है, और ये परिवर्ती फ्लक्स उसी आर्मेचर के क्रोड पर जिस पर आपने वाइंडिंग लुपेट रखा, उसी क्रोड से या कोर से जो है ये परिवर्ती फ्लक्स कटते हैं, जिससे आर्मेचर क्रोड में भी एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। उसका भी मान E बराबर एन डी फाई बटे डी टी से या फाई जेड एन पी, आप जो भी कहें उससे ज्ञात कर सकते हैं। और उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण आर्मेचर कोर जो आप पत्तियों का लैमिनेट करके बनाएं, उन पत्तियों में ये विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिससे उसमें भी धारा का प्रवाह होने लगता है। और वो क्या करते हैं, गोलाई में छोटे छोटे सर्किट, इलेक्ट्रॉन उनके ऐसे ऐसे चलने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन जगह जगह उनके ऐसे ऐसे चलने लगते हैं, गोलाई में बहुत सारी सर्किट बना देते हैं। बहुत हल्की फुल्की धारा बहती है, लेकिन यही धारा आई स्क्वायर आर से 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, फिर 24 घंटे, फिर 48 घंटे, फिर जनरेटर आपका दिन रात चल रहा है, तो इस तरह से बहुत लंबे समय तक जब ऐसे हमारा, तो यही हल्की हल्की ऊष्मा, हल्की हल्की इन सर्किटों की ऊष्मा फिर लव अक्रोड को एकदम लाल तप्त कर सकती हैं और बाइंडिंग हमारी ध्वस्त हो सकती है। भले इनका मान कम है, लेकिन फिर भी ये जो है बहुत ज़्यादा क्षति करेंगे, क्योंकि हमारा जनरेटर जहाँ पर चल रहे हैं वहाँ पर दिन रात सेवाएँ दे रहे हैं, और जहाँ पर भाई बिजली का कनेक्शन नहीं है, नहीं पहुँचा, वहाँ जनरेटर ही एक साधन है, तो ये दिन रात काम करते रहते हैं। जहाँ पर उत्पादन है वहाँ पर भी ये दिन रात काम कर रहे हैं। तो इस तरह से ये छोटी छोटी सर्किट गोलाई में, जैसे पानी में भंवर बनती है, गोलाई में पानी नाचने लगता है, वैसे ही अंदर ही छोटे छोटे सर्किट बन जाते हैं। इसलिए जो लव अक्रोड है वो हम लोग जो है एक पीस का न बना के पतली पतली पत्तियों का बनाते हैं, और बीच में वार्निश कुचालक डाल देते हैं, ताकि एक पत्ती दूसरे पत्ती के संपर्क में न आवे और ऐसी गोलाई वाली सर्किट न बनने पावे। तो अब कहने का मतलब ये है कि आप परिभाषित करेंगे कि आर्मेचर में प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न होती है, जिससे प्रत्यावर्ती फ्लक्स निकलते हैं, और वो प्रत्यावर्ती फ्लक्स, या यूँ कहेंगे कि वो परिवर्ती फ्लक्स
लव अखरोट के यानी आर्मेचर के लव अखरोट से कटते हैं, जिससे उसमें भी एक धारा बहने लगती है। उस धारा को हम लोग भंवर धारा कहते हैं और इसके कारण जितना नुकसान होता है उसे हम लोग जो है भंवर धारा हानि कहते हैं। तो चलिए लिख लें भंवर धारा हानि यानी एडी करेंट लॉस। तो लिख लें आर्मेचर से, क्योंकि आर्मेचर में एसी है बेटा, आर्मेचर में कौन धारा है, वो एसी है, प्रत्यावर्ती धारा है। तो आर्मेचर से निकलने वाले परिवर्ती फ्लक्स बेटा, जिसे आप डी फाई कर रहे हैं, परिवर्ती फ्लक्स डी फाई, ये लिखा हूं परिवर्ती फ्लक्स डी फाई निकलते हैं जो आर्मेचर लव अखरोट से कटते हैं जिससे आर्मेचर क्रोड में एक प्रेरित धारा, कौन सी धारा, प्रेरित धारा बहने लगती है, इसे ही भंवर धारा कहते हैं, इसे ही भंवर धारा कहते हैं। जिसके कारण लव अखरोट ऊष्मा के रूप में वैद्युत शक्ति का क्षय करता है, इसे ही भंवर धारा हानि कहते हैं। लिख लेंगे हानि कहते हैं। इसका मान निम्न सूत्र से ज्ञात करेंगे। इसका मान, अगली पॉइंट लिख लें, भंवर धारा हानि किस सूत्र से ज्ञात करेंगे, तो ये लिख लें, लिखेंगे WE भंवर धारा हानि, E फॉर ED करें, वास W फॉर वाट आएगा, बराबर हो गया KE, इसे कहेंगे भंवर धारा गुणांक गुणे B मैक्स स्क्वायर गुणे F स्क्वायर गुणे T स्क्वायर गुणे V, इतना हो गया वाट। इस फार्मूले से हम लोग इसे ज्ञात कर लेंगे। के क्या है, भंवर धारा गुणांक है, इसे फ्लक्स घनत्व कहते हैं। ये क्या है, फ्लक्स घनत्व वेबर प्रति मीटर स्क्वायर।
किसमें है? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर में, एफ आवृत्ति है हर्ट्ज में, टी आपके पत्ती की मोटाई है मीटर में, और भी क्रोड का आयतन है, कोर आयतन है, और ये घन मीटर में है। किसमें है? घन मीटर में। टी पत्ती की मोटाई है मीटर में, फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज है, एच जेड हर्ट्ज में है, और ये फ्लक्स घनत्व है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर में, और ये भंवर धारा गुणांक है। तो इस फार्मूले से हम लोग भंवर धारा हानि ज्ञात करेंगे। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? अब हम लोग जो है चलते हैं शैथिल्य हानि पर। अगला है शैथिल्य हानि। शैथिल्य हानि, जिसे हिस्टैरिसीस हानि कहेंगे। देख रहे हैं जब ये ऐसे हमारा चलेगा तो धारा जब ऐसे ये कैसे बह रही है? ये ऐसे बह रही है, यानी ये जो है क्लॉकवाइज बह रही है, और ये वाली धारा जो है आधा चक्र जो है ऐसे एंटी क्लॉक बहती है। तो इस तरह से जब ये चक्र अगर हमारा साउथ पोल बनाएगा तो ये वाला चक्र हाफ नेगेटिव वाला चक्र, ऊपर वाला चक्र बेटा धनात्मक होता है, नीचे ऋणात्मक। ऐसे जब आप ग्राफ कहीं भी खींचेंगे तो आप देखते हैं कि ऊपर धन होता है, नीचे ऋण होता है। तो इस तरह से हम लोग कहते हैं कि AC हाफ पॉजिटिव हाफ नेगेटिव चलती है। तो जब AC हाफ पॉजिटिव चलेगी ऐसे, तो ये क्लॉकवाइज देखिए घूम रही है ऐसे, और ये वाली जो है एंटी क्लॉकवाइज ये ऐसे चल रही है। तो दोनों दो विपरीत पोल बनाएंगे। तो इस तरह से ये जो डी फाई निकलेगा, एक बार जो है अगर वो साउथ पोल की तरह से निकलेगा तो एक बार ये नॉर्थ पोल की तरह से निकलेगा। तो होगा क्या? जब ये चक्र चलेगा तो हमारा जो लव अखरोट की पतली पतली पत्तियों को आप चिपका कर बनाए हैं लव अखरोट, वो पत्तियां सारी अगर इसकी वजह से साउथ पोल पर आ जाएंगी, मान लीजिए इसकी वजह से साउथ पोल पर आ गई, तो इसकी वजह से सारी पत्तियां नॉर्थ पोल पर आ जाएंगी। और तो साउथ पोल पर जब सारी पत्तियां आ जाएंगी तो सब एक दूसरे से दूर भागेंगी, क्योंकि समान पोल में प्रतिकर्षण होता है। तब तक यहाँ पर धारा का मान 0 हो जाएगा और फिर सारी पत्तियाँ नॉर्मल हो जाएंगी। तब तक फिर विपरीत पोल नॉर्थ बन जाएगा और फिर सारी पत्तियाँ नॉर्थ पोल पर आ जाएंगी, फिर सब एक दूसरे से दूर भागेंगी और दूर भागेंगी तब तक फिर धारा का मान 0 हो जाएगा। तो 0 होने पर फिर सब नॉर्मल अपने स्थान पर आना शुरू करेंगे। इस तरह से क्या होता है कि पत्तियां बार बार चुंबकित होती हैं, फिर विचुंबकित होती हैं। यहाँ पर मान 0 हो गया, धारा I 0 हो जाएगी तो फ्लक्स भी 0 हो जाएगा। फ्लक्स 0 का मतलब जब चुंबक बनेगा ही नहीं तो उससे चुंबकीय फ्लक्स निकलेगा नहीं। और फिर विपरीत चुंबकित होने से पत्तियों में क्या होता है, ऐसा होने से पत्तियां भी हीट होती हैं। आप को बार बार जो है झिकझोरा जा, ऐसे ऐसे हिला दिया जा तो देखिए ना शरीर का टेम्परेचर अपने आप बढ़ जाएगा। तो इस तरह से पत्तियां बार बार जो है चुंबकित, फिर विचुंबकित, फिर विपरीत चुंबकित होती रहती हैं और ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। तो इस तरह से जितनी भी हमारी वैद्युत शक्ति का क्षय होता है उसे हम लोग जो है शैथिल्य हानि, हिस्टैरिसीस हानि कहते हैं। हिस्टीरिया का दौरा पड़ता है, आप देखते होंगे कि मानव शरीर जो है ऐंठने लगती है, वैसे ही पत्तियों में भी ऐंठन आने लगता है। तो उसी का हिसाब से इसे शैथिल्य अथवा हिस्टैरिसीस लॉस बोला गया। तो लिख लें, लव क्रोड की
जो लेमिनेशन है बेटा, पत्तियां जिनकी मोटाई आपने लिखा 0.3 mm से 0.5 mm तक होती है। लव अक्रोड की पत्तियां इस तरह से आप देख रहे हैं चुंबकित, फिर यहाँ विचुंबकित हो गई, फिर यहाँ विपरीत चुंबकित। तो लिख लें, लव अक्रोड की पत्तियां बार बार चुंबकित कामा विचुंबकित एवं विपरीत चुंबकित होती रहती हैं, जिससे वे गर्म हो जाती हैं और उनमें ऐंठन पैदा होती है। इस प्रकार गर्म होने पर जितनी वैद्युत शक्ति का क्षय होता है उसे शैथिल्य हानि कहते हैं। उसे शैथिल्य हानि कहते हैं। लिख लीजिएगा। अगली पॉइंट लिख लें। इसे निम्न सूत्र से ज्ञात करते हैं। लिख लें WH यानी H फॉर हिस्टैरिसीस लॉस बराबर KH यानी हिस्टैरिसीस गुणांक गुणे B मैक्स घाते 1.6 गुणे F गुणे V, इतना वाट। इस फार्मूले से ज्ञात करें। अब शैथिल्य हानि भी हम लोगों का हो गया। इस तरह से हमारी जो लव हानि है वो दो प्रकार की है, एक भंवर धारा हानि और एक शैथिल्य हानि, और ये भी सब स्थिर है। ये कौन सी हानि है? जो ईडी करंट लॉस पहले में आपको लिखाया गया, ये भी स्थिर रहता है। इसका भी मान लोड पर घटता बढ़ता नहीं है, स्थिर रहता है। वैसे ये आपका भंवर धारा पहले में लिखा दिया गया है कि लव हानि स्थिर लॉस है। अब उसके बाद हम लोग आ जाते हैं मैकेनिकल लॉस पर, यांत्रिक हानि। अगला है यांत्रिक हानि। ये भी स्थिर हानि है, ये भी लोड से घटता बढ़ता नहीं है, ये भी स्थिर है। तो स्थिर हानि है, तो लिख लें वायु घर्षण व इसमें बेयरिंग और धुर्रा भी लगा रहता है, तो लिख लें वायु घर्षण व बेयरिंग व सॉफ्ट बेटा नाश्ता रहता है धुर्रा, जिसे सॉफ्ट बोलेंगे। तो वायु घर्षण
वह बियरिंग और लिख लें यहाँ पर, और शब्द जोड़ दें, बियरिंग और धुर्रा या बेयरिंग और शाफ्ट के बीच घर्षण के कारण जितनी वैद्युत शक्ति का क्षय होता है उसे मैकेनिकल लॉस कहते हैं, यांत्रिक हानि, मैकेनिकल लॉस कहते हैं। तो इस तरह से ये सारी आपके मेन जितनी भी हानियां हैं वो हो गई। इसके अलावा कभी कभी स्ट्रे लॉस भी बहुत पूछा है बेटा, तो उसको भी देख लें। स्ट्रे लॉस कहता है, स्ट्रे लॉस तो स्ट्रे लॉस बराबर होता है आपका आयरन लॉस प्लस मैकेनिकल लॉस। ये दोनों जोड़ देंगे तो स्ट्रे लॉस आ जाएगा। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि स्ट्रे लॉस क्या है तो आप कहेंगे कि स्ट्रे लॉस दो प्रकार का, आयरन लॉस में आपकी भंवर धारा हानि और शैथिल्य हानि दोनों का योग आ जाएगा, और मैकेनिकल लॉस में वायु घर्षण लॉस और बेयरिंग लॉस ये दोनों आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ दें तो उसे हम लोग कहेंगे स्ट्रे लॉस। फिर अगर आपसे पूछा जाए कि स्थिर हानि कौन कौन है, तो स्थिर हानि जिसे हम लोग कांस्टेंट कहेंगे, स्थिर हानि वो आपका है लव हानि। लव हानि में दोनों आ जाएगा, प्लस है बेटा यांत्रिक हानि, यांत्रिक हानि में भी ये दोनों आ जाएगा, वायु घर्षण और बेयरिंग। लव हानि, यांत्रिक हानि और प्लस आपने पढ़ा कि शंट फील्ड वाइंडिंग का लॉस, वो भी स्थिर है, वो भी बदलता नहीं है। तो ये हो गया शंट क्षेत्र ताम्र हानि। ये सब आपका हो गया आपका स्थिर हानि। और फिर आपका जो चर हानि अगर पूछता है तो चर लिखाया गया है। चर हानि आपका है आर्मेचर ताम्र हानि, प्लस श्रेणी सीरीज वाला जो है तो उसे लिखेंगे श्रेणी क्षेत्र ताम्र हानि। ऐसे ये इसका मान लोड के अनुसार हमेशा घटेगा बढ़ेगा। स्थिर हानियाँ इतनी हैं, ये लव हानि, यांत्रिक हानि और शंट क्षेत्र ताम्र हानि। स्ट्रे लॉस अगर पूछेगा तो आप आयरन लॉस और मैकेनिकल लॉस बता दिया कि आयरन लॉस 2 वाट का है, मैकेनिकल लॉस 1 वाट का है। तो स्ट्रे लॉस कितने वाट का होगा, तो 2 1 3 वाट का। तो इस तरह से आप जोड़ लेंगे। अब इतनी प्रकार की हानियाँ जब होती हैं आपके किसी भी मशीन अथवा जनरेटर में, तो हम जितना यहाँ से डीजल इंजन या प्राथमिक चालक से जितना हम शक्ति देते हैं
उतना शक्ति यहाँ पर नहीं मिलेगी। ये सारे लॉस जो है इसमें से घट जाएंगे। ये दी गई इनपुट शक्ति bhp गुणे 735.5 वाट में से अगर ये सारे का शक्ति जितना लॉस में जा रही है, चाहे वो भंवर धारा के कारण, चाहे आपके हिस्टैरिसीस के कारण, विंड के कारण, और क्षेत्र ताम्रहानि और आर्मेचर ताम्रहानि, इन सबको जोड़कर अगर मान लीजिए कि आपने कहा कि 15 वाट का लॉस चला गया, तो इधर से हम 100 वाट डालेंगे, इनपुट 100 वाट हो गया और यहाँ पर मिलेगा हमें 15 घटकर 85 वाट। तो इस तरह से दक्षता 100 में जो मान होता है उसी को हम लोग प्रतिशत कहते हैं। तो हम कहेंगे इस जनरेटर की दक्षता 85% है और दक्षता बराबर आउटपुट लिखेंगे 85/100 गुणे 100। तो इस टाइप से हम लोग दक्षता निकालेंगे। तो फिलहाल आज बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा है, चित्र तो हम इसीलिए बनाए थे कि आज हम एफिशिएंसी भी कवर कर देंगे, लेकिन अब हम लोग दक्षता के लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे और आपका दक्षता का कॉन्सेप्ट अब यहाँ देखिए क्लियर हो रहा होगा कि यहाँ पर कितना शक्ति दे रहे हैं, आर्मेचर में कितना उत्पन्न हो रही है और आउटपुट कितना मिल रही है। इन्हीं तीनों के संबंधों को हम लोग 3 प्रकार की दक्षता बना देते हैं। एक दक्षता को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिकल इफ़िशियंसी, एक को कहते हैं मैकेनिकल इफ़िशियंसी और एक को कहते हैं ओवरऑल इफ़िशियंसी। तो इन्हीं तीनों पर ये 3 दक्षताएँ हो जाएंगी। तो ये चैप्टर पूर्णतः आपका समाप्त हो जाएगा। फिर अगले वीडियो में हम लोग इससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स कराएंगे और कुछ इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के कराएंगे। तब तक के लिए हम लोग अब अगले वीडियो में मिलेंगे। आप लोगों को ढेर सारी मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद।